देखिए बच्चों, कल पहला पार्ट पढ़ लिए थे, पार्ट फर्स्ट, जिसमें से वैद्युत आवेश और वैद्युत बल, क्यों भैया, वैद्युत आवेश और वैद्युत बल पढ़ लिए थे। आज सेकेंड पार्ट है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, और तीसरा पार्ट रहेगा गॉस की प्रमेय। ये तीनों पार्ट मिलके पहला चैप्टर बनेगा, क्यों भैया। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए पहली हेडिंग रहेगी आपकी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तो किसी आवेश के चारों ओर का, क्यों भैया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके। ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रहेगा। क्षेत्र, वैसे क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, क्षेत्र तीन प्रकार के, कौन कौन से। एक गुरुत्वीय क्षेत्र कक्षा 11 में पढ़े थे, क्यों, ये द्रव्यमान के चारों ओर क्रिएट होता है। इसे ही वैद्युत क्षेत्र जो अभी पढ़ रहे हैं, ये किसके चारों तरफ, आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र होता है। तीसरा है भैया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये धारावाही चालक के चारों तरफ, यानी जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है उस तार के चारों तरफ उत्पन्न हो सकता है, अथवा चुंबक के चारों तरफ। क्यों भैया, क्षेत्र कितने प्रकार का, तीन तरह का, गुरुत्वीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें बल रेखाओं का अनुभव नहीं करते, इनमें दो में बल रेखाओं का अनुभव करते। क्यों, इसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ गुरुत्व बल का अनुभव करें। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय, ये सॉरी, वैद्युत बल रेखाओं का या चुंबकीय बल रेखाओं का अनुभव किया, तो ये बल रेखाएं बनाती हैं, बल रेखाएं नहीं बना। तो केवल आपको ये पढ़ना था कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या है ये सब पता ही है, क्यों, वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए हेडिंग आ जाए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, इसको पहले पढ़ लो तो एक क्रम से हो जाए। वैद्युत वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, उससे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो देखिए इधर, इधर आप ये बोलोगे कि मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है। मान लीजिए भैया प्लस की पूरी प्लेट है, और ये पूरी की पूरी प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित प्लेट है, माइनस की। अब यहाँ पर एक काल्पनिक परीक्षण आवेश छोड़ना है, काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश। काल्पनिक परीक्षण, ये धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आवेश है ये, तो आवेश अपने चारों तरफ क्षेत्र जरूर बनाएगा। क्यों, तो एक ऐसा आवेश ले लिया जाए जो क्षेत्र ना बनाता हो, जिसका ये इतना कम क्षेत्र बनाता हो जिसको नगण्य मान लिया जाए, तो ऐसे आवेश को हम लोग बोला करते हैं परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। क्यों, तो ऐसे परीक्षण आवेश को यदि पॉजिटिव टाइप का ही परीक्षण आवेश मानते हैं, अब इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, तो भैया ये जीधा से दीजर को जाए तो पीछे पीछे आपको लाइन खींचते चले जाना है। तो ये जो लाइनें बन जाती हैं, लाइनों का नाम पड़ गया वैद्युत बल रेखा। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है भैया, किसी वैद्युत, ये पूरा क्षेत्र है अंदर, इधर पे आपको एक परीक्षण आवेश छोड़ना है। तो परीक्षण आवेश गति करेगा, उस जिधर जिधर गति करे उसके पीछे पीछे आपको लाइनें खींचते चले जाना है। तो ऐसी लाइनों का नाम पड़ गया वैद्युत बल रेखाएं। यानी डिफिनीशन में ये बोलोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए पथ के अनुदिश खींची गई रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते। बोलो डिफिनीशन याद रहेगी, क्या बोलोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए पथ, परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए पथ के अनुदिश खींची गई रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते। याद रहेगा, कन्फर्म। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देख लो,
वैद्युत बल रेखाएं क्या है, क्लियर हो गया। वैद्युत क्षेत्र क्या है, क्लियर है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव करो वैद्युत क्षेत्र है। अब क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में आपको एक परीक्षण आवेश छोड़ना है। परीक्षण आवेश क्या है पता है, ऐसे काल्पनिक आवेश होते हैं, क्योंकि भैया ऐसा कोई आवेश हो नहीं सकता जो अपना क्षेत्र ना बनाए, लेकिन हम ये जो क्षेत्र बना रहे हैं बहुत कम बना रहा हो, तो फिर ऐसे क्षेत्र का नाम ऐसे आवेश का नाम पड़ गया है काल्पनिक काल्पनिक आवेश। समझ गए ना। जैसे कोई भी आवेश होगा तो क्षेत्र चाहे थोड़ा ही बनाए लेकिन बनाता तो होगा ही नहीं। बिना जिस जो क्षेत्र ना बना रहा होगा वो किस किस काम का आवेश आवेश ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हम क्यों ले रहे हैं कि आप सोचो कि जैसे मान लीजिए कोई आवेश रखे, अब इसका क्षेत्र डिसाइड करना है कहाँ तक क्षेत्र होगा। मान लीजिए ये आवेश है, इसका मान लो ये क्षेत्र। अब जैसे क्षेत्र दिखाई तो देता नहीं कि हम देख के बता दें कि यहाँ तक है, ये तो हमने बना दिया तुम्हें दिखाने के लिए। अब जैसे दूसरा आवेश लाओगे, इनके बल आकर्षण प्रतिकर्षण, यही आकर्षण प्रतिकर्षण समझ जाते हैं कि यहाँ तक क्षेत्र होगा, तो अब इसका भी क्षेत्र होगा। तो जैसे पास इसको लाओगे और पास ले आए और जैसे क्षेत्र से क्षेत्र पढ़ेंगे तो इनका प्रतिकर्षण चालू हो जाएगा, और ये क्षेत्र हमें बीच का दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें लग रहा है कि ये जो आवेश है यहाँ तक बल लगा सकता, जबकि रियल में कहाँ तक बल लगा सकता था, यहाँ तक, क्योंकि इसका क्षेत्र है, इसका भी क्षेत्र आ गया, तो क्षेत्र से क्षेत्र मैच करे तो आकर्षण प्रतिकर्षण चालू हो गया। क्यों भैया, बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब अगर इसका क्षेत्र ना होता तो अभी ये बल का अनुभव ना करता, तो हमें तभी वास्तविक क्षेत्र इसका पता चलेगा कि यहाँ तक है। तो इसका मतलब एक ऐसा काल्पनिक आवेश मान लो जिसका क्षेत्र ना हो, तभी हम दूसरे वाले आवेश का सही आकलन कर पाएंगे कि दूसरा वाला आवेश कहाँ तक अपनी बल रेखाएं भेज सकता है। इसलिए इसको बहुत बहुत ऐसा क्षेत्र मान लेते हैं जिसमें ये जो क्षेत्र अपना बना रहा है, ऐसा आवेश मान लेते हैं जो अपना क्षेत्र बना रहा है ये क्षेत्र बहुत ही कम हो। तो अगर इतना होगा तो फिर इतना नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि आवेश यहाँ रख के इतना क्षेत्र थोड़ी बना रहा है, तो हमें फील होगा कि यहाँ तक ये बल लगा रहा है, यहाँ तक, जबकि वास्तव में लगा रहा है यहाँ तक। तो इतना जो थोड़ा बहुत क्षेत्र ज़्यादा हमें समझ में आ रहा है वो समझिए थोड़ा कम, या ऐसा मान लीजिए कि यहीं तक ही लगा रहा है। समझ गए ना। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रबल आवेश रख दोगे तो अपना खुद ही का क्षेत्र बना रहा है, और ये अपना खुद का क्षेत्र बना रहा है, पता चले 6 से 6 टकरा गए और हमें ये आवेश बल का अनुभव करने लगा इसके कारण, तो हमें लग रहा है कि ये वाला आवेश यहाँ तक बल लगा सकता है, जबकि वास्तव में यहीं तक बल लगा। इसलिए फिर जो मूल आवेश है इसका वास्तविक क्षेत्र नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए हम मानते हैं दूसरा वाला कौन सा आवेश, काल्पनिक आवेश। काल्पनिक आवेश क्या है, जिसका स्वयं का क्षेत्र इतना कम हो जिसे नगण्य माना जा सके। ऐसे काल्पनिक आवेश को तुम्हें कहाँ छोड़ देना है, किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ देना है। जैसे वैद्युत क्षेत्र में छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो गति करना चालू करेगा, तो पीछे पीछे आपको लाइनें खींच देना। उन्हीं लाइनों का नाम क्या पड़ गया है, वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर है। किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़े गए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए, क्यों स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए पथ के अनुदिश खींची गई रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, जिसमें निम्न गुण होते हैं बल रेखाओं में। देखते जाएं इधर। पहला आपको ध्यान रखना है कि जो ये बल रेखाएं होती है सदैव प्लस आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती। जैसे प्लस आवेश के पास परीक्षण आवेश छोड़ोगे तो बाहर को ही जाता है, इससे पता चल गया कि बल रेखाएं किधर धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत। दूसरा आपका रहेगा कि जो बल रेखाएं हैं माइनस आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। याद रहेगा, ये जो बल रेखाएं हैं माइनस आवेश पर आती हुई प्रतीत हो रही। तीसरा है भैया, अगर प्लस से निकली और माइनस पे आ रही हैं, इसका मतलब बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं। क्यों भैया, अगर दोनों आवेश एक साथ रख दोगे, प्लस अलग रखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, माइनस ऐसा रख, प्लस माइनस साथ में रख दो तो ऐसा दिखाई। लेकिन इसमें भैया विशेषता ये होती है कि जैसे बल रेखाएं माइनस आवेश पर पहुंचती हैं नष्ट हो जाती, यानी अब घूम के फिर इधर नहीं आती है। जबकि चुंबकी जब नॉर्थ और साउथ रखे थे, याद है, चुंबकी बल रेखाएं जो होती हैं वो यन से निकलती हैं, यस पर पहुंचकर नष्ट नहीं होती, जबकि चुंबक के अंदर यस से यन की ओर चलती हैं और पूरा एक बंद वक्र बना। जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र, ये केवल इधर से इधर जाएंगी बस, और माइनस आवेश पर पहुंचकर नष्ट होंगे।
जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। जैसे पूछ ले वैद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं का अंतर लिखिए, तो पहला अंतर ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद पृष्ठ जरूर बनाएंगे। इसीलिए जैसे जब ऐसे करके हम तार लेते हैं और तार में धारा का प्रवाह किए तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे बनती, याद है तुम लोगों को? चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनती बेटे, पूरा बंद वक्र बना। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती, ये दिमाग में रखना है। अगला तीसरा नंबर समझिए, वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश से निकलकर प्लस आवेश की ओर चलती हैं। उल्टा हो गया, प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर चलती हैं। अब माइनस आवेश पर पहुंचकर बंद वक्र, चलिए ठीक है। अगला ये चौथा नंबर आप ये समझिए, ये बल रेखा है जहाँ पास पास होती है। जैसे देखिए यहाँ इनके बीच का गैप कम दिख रहा है। ये बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, यानी आवेशों के समीप वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, सीधा सीधा ये हो। और जहाँ ये बल रेखाएं दूर दूर होती है, जैसे देखिए यहाँ गैप ज़्यादा है, दिख रहा है ना, वहाँ जैसे जैसे हम ऐसे करके लाइनें खींच दें, मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं यहाँ खींचें, तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो यहाँ है समांतर टाइप की बन रही है। जैसे यहाँ गैप कम है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है, और यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र इसका मतलब क्या है, दुर्बल। ये बल रेखाएं जहाँ पास पास होंगी वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, जहाँ दूर दूर होंगी वैद्युत क्षेत्र कम। पांचवा नंबर समझिए, यदि बल रेखाएं भैया समांतर हो तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान, मतलब दोनों जगह पर सेम। यहाँ पर मान लो ये ए है और ये क्या है, बी, तो ई ए ग्रेटर देन है और ई बी लेस देन। यहाँ मान लो ए है और यहाँ बी है, तो ई ए बराबर ई बी, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? आगे देखिए छठवां नंबर, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। उसके पीछे रीजन क्या है उसको पहले समझ लीजिए। इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है, लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त। जैसे यहाँ पूछे जाए बल की डायरेक्शन क्या है तो ये, यहाँ पूछे जाए बल की डायरेक्शन क्या है तो ये, यहाँ बल की डायरेक्शन ये, स्पर्श रेखा खींचिए तो किसको व्यक्त करेंगी, बल को व्यक्त करती है। यानी इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त करती। जबकि देखिए फिर से उधर चुंबकीय बल रेखाओं पर आइए, चुंबकीय बल रेखाएं अगर खींचोगे नॉर्थ साउथ, ये जो बना है, पहला अंतर तो ये था कि बंद वक्र बनाती चुंबकीय बल रेखाएं, ये बंद वक्र। दूसरा भैया, इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दोगे तो उस बिंदु पर बी की दिशा को व्यक्त करेंगे, एफ की दिशा को नहीं व्यक्त करेंगे। इस बिंदु, इन पर किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ई की भी दिशा यही है और एफ की दिशा भी है, क्योंकि जो डायरेक्शन ई की होती है वही डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर भैया बी की डायरेक्शन कुछ और, एफ की डायरेक्शन कुछ और होती, क्योंकि एफ की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, याद है? अगर ये बी की दिशा में हो और ये करंट की दिशा में हो, याद आया? मध्यिका धारा की दिशा में हो, तर्जनी बी की दिशा में हो, तो अंगूठा एफ की दिशा को, दोनों एक ही डायरेक्शन में कहाँ है, ये तर्जनी बी को व्यक्त कर रहा है और अंगूठा एफ को व्यक्त कर रहा है, दोनों लंबवत होते हैं। इसका मतलब भैया चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बी की दिशा को तो व्यक्त करेगा लेकिन एफ की दिशा को व्यक्त, जबकि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ई और एफ, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल दोनों की दिशा को व्यक्त करता है। ये दूसरा अंतर है, दो ही अंतर है, याद रहेगा? बोलो। यहाँ भैया सातवां आप ये समझे, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं, बल की दो दिशा निकल आएगी। भाई कटान बिंदु पर अगर इस लाइन के अनुदिश आपने स्पर्श रेखा खींचा तो एक बल की दिशा ये हो गई, और इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचा तो ये, जबकि आवेशों द्वारा किसी एक बिंदु पर परिणामी बल की दिशा एक ही हो सकती है, क्यों? न तो इधर न इधर। जबकि भैया ये काट रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट, पर्सनल पॉइंट पर, जैसे किसी पॉइंट पर काट दी तो जहाँ पर काट रही हैं, जैसे एक बल रेखा हमने ऐसे खींच लिया तो एक तो स्पर्श रेखा इसके अनुदिश आ जाएगी, तो बल ये है, दूसरा ये,
जबकि बताया गया कि मान लीजिए दो आवेश आपने ऐसे रखा है प्लस माइनस, तो ये दोनों आकर्षित हो रहे हैं, संकेंद्रीय बल होते हैं, या तो सीधा प्रतिकर्षित हो रहे हैं, या तो अंदर की ओर बल लग रहा है या तो बाहर की ओर बल लग रहा है। बल की कोई एक डायरेक्शन होगी। अब दोनों कहीं तो अंदरों की ओर बल लग रहा है, बाहरों की ओर बल लग रहा है तो ऐसा, या किसी कोण पर बल लग रहा है तो ऐसा संभव। बात समझ गए। इसीलिए कटान बिंदु पर मतलब कुल मिला के दो बल रेखाएं एक दूसरे कभी नहीं काटती, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा भी है, एक नंबर में कई बार पूछ भी चुका है, तो इसलिए थोड़ी इसको पॉइंट कर। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो रीजन क्या है? क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी जो संभव। चलिए आखिरी समझें, जब भी किसी आवेशित पिंड से बल रेखाएं निकलेंगी, जब किसी आवेशित पिंड से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो सदैव पिंड के तल के लंबवत गुजरेंगी। जैसे यहाँ पर आपको चेक करना है बल रेखा, तो ऐसे निकलेगी। अभी नहीं कि मान लीजिए आप ऐसे, जैसे यहाँ से बल रेखा आए वो ऐसे गुजर जाए, ये बल रेखा आई ऐसे गुजर जाए, ऐसा संभव? क्योंकि अगर बल रेखा आएगी ऐसे तो पहले तो इसमें प्रवेश करेगी। देखिए इधर बल रेखा जो होगी वो ऐसे आएगी, तो पहले भैया ऐसे लंबवत 90 अंश का कोण बना के प्रवेश करेगी। फिर जब इससे मान लो निकल रही है तो ऐसे 90 अंश से फिर ऐसे जा सकती, आएगी भी तो प्रवेश करेगी भी तो 90 अंश से, निकलेगी भी तो 90। आवेशित कण से या आवेशित कोई पिंड है उससे ऐसे कुछ बल रेखाएं गुजरती। तो टोटल ये 8 हैं, एक बार और देख लीजिए। ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ये बल रेखाएं ऋण आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं, ये बल रेखाएं प्लस आवेश यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक पहुंचती हैं तथा माइनस आवेश पर पहुंचने के बाद नष्ट हो जाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती। ये बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती हैं वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ये बल रेखाएं यदि समांतर हैं तो वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बी की भी ई की भी दिशा व्यक्त करेंगी और यब की भी दिशा व्यक्त, दोनों की चूंकि डायरेक्शन एक ही होती, चाहे बी की डायरेक्शन निकाल लो चाहे ई की डायरेक्शन। सातवां, ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं होंगी जो संभव। अगला है भैया, ये बल रेखाएं आवेशित पिंड की सतह के लंबवत गुजरती, आएंगी तो लंबवत जाएंगी तो लंब। क्या ये बात समझिए? अच्छा बताइए, एक हमने ऐसे करके पिंड रख दिया है और ये चालक है, बोलो कौन सा है? चालक। अच्छा बताइए, इसमें हमने ऐसे करके बल रेखा गुजारा, क्या ये बात सही है कि गलत है? बल मतलब बल रेखाएं सही सही खींचे हैं कि गलत खींचे? क्योंकि रीजन बताएं, रीजन। क्योंकि ये सदैव पृष्ठ के तल के, अब यहाँ कोण 90 अंश का कैसे बनना है आप सोचो। ये स्पर्श रेखा खींचो जहाँ तुम्हें लंबवत चेक करना, और ये अगर यही बल रेखा भैया ऐसे आई होती फिर ऐसे प्रवेश कर गई तो 90 अंश मान लीजिए। जैसे आप सोचो यहाँ पर हमें कोण चेक करना, तो जहाँ कोण चेक करना हो तो ये स्पर्श रेखा खींचो, और फिर इनके बीच का कोण चेक करो, तो 90 अंश कहाँ फैला रही है? इसका मतलब ये बल रेखा अगर ऐसे आती तो ऐसे जाती, ऐसे 90 अंश पर मुड़ेगी फिर प्रवेश करेगी या बाहर निकलेगी। अच्छा बताइए, यहाँ प्लस क्यों रखे, यहाँ एक गोला रखे चालक हुए, बताइए बल रेखा सही है कि गलत है? बोले गलत है। क्या ये गलत है? अच्छा अगर ये प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस। अगर ये माइनस है तो इधर प्लस। इसका मतलब बल रेखाएं आती हैं और यहाँ पर माइनस पर क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, तो इधर दिखाई नहीं देंगी और वो भी 90 अंश पर इसमें प्रवेश करती हुई नजर आए। और इसके बाद भैया इधर से 90 अंश पर ही निकलती प्रतीत होती, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ। क्या ये बात समझे? अच्छा बताइए, अगर हम पूरी ऐसे लाइनें खींच दें तो भी गलत है, क्योंकि माइनस पे पहुँच कर नष्ट होती हैं, प्लस से फिर निकलती हैं। ये बात सही है। अच्छा बताइए, ऐसे करके गोला है, ऐसे यहाँ प्लस आवेश हमने रखा सेंटर पे, ऐसे गोली को से। अच्छा बताइए, इसमें जो बल रेखाएं होंगी 90 अंश पे हम डाल रहे हैं ऐसे,
पूरा 90 अंश पे है, हर एक पृष्ठ पर 90 अंश पे है। ये कोण कितना बनना है? 90 अंश। बताइए सही है गलत है? सोचिए, जल्दी सोचिए। बल लिखा है हमने, सही खींचा गलत खींचा? लंबवत गुजर रहे हैं, सही है। अच्छा बताइए, ये भैया सेंटर पे कैसा आवेश रखा है? तो क्या प्रेरण उत्पन्न होगा? यहाँ कैसा हो जाएगा? माइनस। अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये बात सही है। अब जब बता, आप बल लिखा है, जब डाले ऐसे तो क्या माइनस पे पहुँच के नष्ट होना चाहिए? यहाँ नष्ट होंगे, फिर क्या प्लस में पहुँच के फिर निकालनी चाहिए? तो ऐसे जाएंगे, बीच में बल लिखा नहीं होती। यहाँ पर बीच में बल लिखा है नहीं। आप क्या करिए, आपको अपने मोबाइल का नेटवर्क जाम करना है, बल लिखा है ना है, क्योंकि ये बल लिखाओं से ही अपना नेटवर्क चल रहा है। आप क्या करिए, किसी धातु के बक्से में धर दो अंदर। तो ये जो ये धातु टाइप का है उसके अंदर रख दोगे तो बल रेखाएं जो क्रिएट होती हैं इधर बीच में क्रिएट नहीं होती। इसके जैसे स्टील का कोई डिब्बा है उसके अंदर रख दीजिए, उसका नेटवर्क मतलब फोन होना आना जाना बंद हो जाए। रीजन समझ गए? इसीलिए भैया जितने भी प्रेरित जो आवेश प्रेरण का गुण जो रखती हैं उनके चारों तरफ से ऐसे धातु की कोई एक प्लेट चला दी जाती है। धातु की एक प्लेट चला दी जाएगी, जिससे क्या है कि जो भी आवेश जब भी प्रेरित होगा तो बाहर प्रेरित होगा, ये बल रेखाएं अंदर प्रभावित ना करें। क्या ये बात समझ में? एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। आगे देखिए, हेडिंग हो गई 2। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या? 3 कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथी हेडिंग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बातचीत नहीं भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे व्यक्त कर रहे हैं? इस। अब देखिए, ये मान लीजिए किसी आवेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र की डिफिनीशन क्या है पता है? इसी आवेश के चारों ओर का, यहाँ विद्युत बल रेखाओं का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात क्लियर है? अब मान लीजिए भैया यहाँ पर आपने कोई परीक्षण आवेश रखा, बताइए परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, बता आकर्षण फील करेगा प्रतिकर्षण, एक बल का अनुभव करेगा। मान लीजिए यहाँ माइनस का आवेश रख दो, तो क्या ये बल ये अपनी तरफ खींच रहा होगा? अगर ये प्लस रखे हो तो क्या बाहर की ओर खींच रहा होगा, मतलब भेज रहा होगा? बोलो। तो क्या ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण लगा रहा है, तो क्या इसको हम बल कहें, आकर्षी या प्रतिकर्षी बल? तो यही बल जो होता है, इसी बल का नाम पड़ गया विद्युत क्षेत्र की। यानी किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा परीक्षण आवेश रख दो, तो वो परीक्षण आवेश को कितने बल से आकर्षित किया जा रहा है या कितने बल से प्रतिकर्षित किया जा रहा है, उस बल का नाम पड़ गया है विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर F/Q0। परीक्षण आवेश है भैया, यानी एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर, एकांक कूलाम के लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की E बराबर F/Q0। जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करें, ये सूत्र तुम्हारे दिमाग में जरूर रहे। अभी बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे E के, लेकिन ये मूल सूत्र यही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब आपके दिमाग में ये चले, जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, मतलब बल ही निकालना है, लेकिन 1 कूलाम पे निकालना। 1 कूलाम पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, उसी वैद्युत बल का नाम पड़ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रहेगा? क्या डिफिनेशन क्या बनेगी? इसी सूत्र से परिभाषा बनाए, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की। बोलो। अच्छा बता, अगर ये आवेश हम यहाँ रख दिए होते परीक्षण आवेश, अब ना तो आकर्षी करेगा ना तो, इसलिए विद्युत क्षेत्र में रखे, ऐसा भी बोला करो, विद्युत क्षेत्र में रखे 1 कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र के बाहर रख दोगे तो फिर बल ही 0 है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही 0 होगी। तो विद्युत क्षेत्र में रखा, इधर कहीं रखा हो 1 कूलाम का परीक्षण आवेश, उस समय जो जितना आकर्षी और प्रतिकर्षी बल लग रहा है, उस बल का नाम पड़ गया है विद्युत क्षेत्र की।
डिफिनीशन केवल तुम्हें याद कर लेना है भाई, सूत्र याद कर लेना है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, और इसी से डिफिनीशन तैयार कर ले भाई। परिभाषा बोल ले जाओगे, सूत्र भैया ये बीमा राशि मात्रक और निकाल लो। बता बल की बीमा, हमने कहा 3 तो बीमा याद कर लो। बल की बीमा क्या है, यम एल टी माइनस 2, कार्य की यम एल स्क्वायर टी माइनस 2, आवेश की एटी, 3 याद कर लो। आवेश की हो जाएगी 80। अब यहाँ बल की बीमा रखो, यम एल टी माइनस 2, आवेश की हो जाएगी 80, तो बन जाएगा यम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये बीमा निकला है भैया। अगर ये 3 बीमा याद है ना तो पूरी की पूरी बीमा कक्षा 12 की तैयार हो जाए। जैसे मान लीजिए हम तुमसे पूछे विभव की बीमा बताए, तो वी बराबर सूत्र क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू। जैसे यहाँ पर 1 कूलाम पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ऐसे भैया 1 कूलाम पर को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस कार्य को हम विभव कहते हैं। बल को भैया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, और आवेश को अनंत से भैया एक परीक्षण आवेश को लाना है, तो लाने में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव। अब देखो यहाँ रखोगे ये निकल आएगा, कार्य की तो बीमा याद है ना, बताओ कितना बन जाएगा, यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपान क्यू की 80, तो हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। इसमें कितने का अंतर है ना, इसीलिए सूत्र v बराबर ई इंटू डी बना करता है, B8। अब देखो बैलेंस हो जाएगा, इसमें केवल इस यहाँ स्क्वायर भैया उसमें इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है, बाकी सब कुछ वही। इसका मतलब एक आर कम हो रहा है, एक दूरी कम हो रही, इसलिए दूरी गुणा हो गया, v बराबर ई इंटू डी, बैलेंस हो गया बीमी रूप से, समझ गए। अच्छा बताइए तुमसे हम प्रतिरोध की बीमा पूछ रहे हैं, आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर वी अपान आई, आर बराबर और वी ऐसे निकलेगा ना, निकल आएगा। वी बराबर सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू इंटू आई। अब 3 बीमा इसीलिए कह रहे हैं, 3 बीमा याद करो। बता डब्ल्यू फिर से रखोगे, क्यू की हो जाएगी 80, और आई भैया मूल राशि है, मूल राशि की तो बीमा पता ही होना चाहिए ना। लंबाई के लिए यल, द्रव्यमान के लिए यम, लंबाई द्रव्यमान, समय के लिए टी, ताप के लिए थीटा, क्यों, धारा के लिए ए, तो ये हो जाएगा भैया यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपान क्यू का 80 और इंटू ए, तो बन जाएगा भैया यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन मिल सकता है इसके बीच, देख यहाँ पर भैया स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर है, इसमें घात 1 की है, इसमें घात, तो इससे भी रिलेशन निकला है। तो बीमाओं का उपयोग करके जो थोड़ा बहुत इधर उधर, जो कैसे एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सिद्ध कीजिए ये गुण ये बराबर ये होगा, एक आध पूछेगा, तो पिछले साल तो 3 नंबर में पूछे था, तो अब उनको तुम्हें कितने हम क्वेश्चन रटवा दें कि इसका गुणन इसके बराबर होता है। अलग अलग सूत्र याद कर लीजिए, और जब पूछे ऐसा तो सभी के सूत्र तोड़ते चले जाइए, लास्ट में निकल आएगा। सूत्र ना तोड़ पाओ तो बीमा 3 ठो याद किए रहो, सभी की बीमा उठा उठा के धरो, लास्ट में बीमी ही सत्य हो जाएगा, कहे अतः ये सत्य है, ये वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर होती है, बीमी रूप से बीमा सबकी रख देना। बोलो बीमा राशि मात्रक, बताए इसका मात्रक निकालो कितना है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति। एक सूत्र B8 वाला कहीं लिखे थे ना, हम मिटा दिए क्या, v बराबर ई इंटू डी। अच्छा बताए इधर से निकालो तो कितना निकला, ई चाहिए, ई, तो ये पहुंच जाएगा बट्टे में। विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट बटे मीटर, तो एक आ गया न्यूटन बटे कूलम, एक आ गया वोल्ट बटे मीटर, बोलो। और भैया इसको आप क्या करो, न्यूटन बटे कूलम को मीटर का गुणा कर दो दोनों में, अंश और हर दोनों में, तो न्यूटन मीटर को बोला करते हैं जूल, तो जूल बटे कूलम मीटर, जूल बटे। अब इसमें गौर करिए सब बटा ही में होता है, ये 3 आपको बीमा तैयार करना है। कैसे, 2-3 सालों से बोर्ड पीछे पड़ा है कि कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, और यही ऑप्शन दिया रहता है। देखिए बोल्ट न्यूटन बटे कूलम याद रहेगा, बटे में है,
वोल्ट बटे मीटर, ये भी बटे में, और जूल बटे, देखिए न्यूटन भी वैज्ञानिक है, वोल्ट भी वैज्ञानिक है, जूल भी वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों के साथ जब दूसरी राशि का भाग हो रहा है तो समझ जाइएगा एक ही है, ऊपर सब एक है, समझ गए ना। तो वो चीज़ें सही है। बाकी जो और एक्स्ट्रा दिया है, जैसे इसी के साथ एक दिया रहता है जूल मीटर बटे कूलम, ऐसा दिया रहता है जूल मीटर बटे कूलम, समझो यही है गलत है। अब जब सीट आपके पास है ना, देखिएगा कम से कम 3-4 साल पूछे, याद रहेगा। बीमा राशि मात्रक और साथ में दिशा और निकाल लो। तो दिशा भैया जो बल की दिशा है वही ई की दिशा है, जो बल की दिशा है वही ई की दिशा है। बल की दिशा कैसे निकालते, अगर ये मान लीजिए प्लस का आवेश रख दें, ये वैद्युत क्षेत्र है ना भैया, अब यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो बताइए बल किधर को लगेगा, अंदर की ओर कि बाहर की? सीधा सीधा या तो अंदर की ओर लग करता है या तो सीधा सीधा बाहर को, इसीलिए वैद्युत बल एक संकेंद्रीय बल है। अभी नहीं कि ये इधर को जाए या दूसरा आवेश, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के अंदिश या तो सीधा बाहर या तो सीधा अंदर। अगर दोनों भैया सजातीय आवेश है तो सीधा बाहर, और विजातीय आवेश है तो सीधा अंदर, बस दो ही डायरेक्शन। और ये बल की डायरेक्शन आप बता रहे हैं, और जो बल की डायरेक्शन है वही की डायरेक्शन, याद रहेगा। चलिए ठीक है, चौथी हेडिंग कंप्लीट। पांचवी देखिए भैया, पांचवी है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया इधर देखें, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। मालिक इधर देखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना एक बिंदु है ए जिसका आवेश है Q, बिंदु पर आवेश है, आवेश हो चाहे जितना, जैसे 10 कूलाम आवेश है लेकिन पूरा 10 का 10 कूलाम आवेश एक बिंदु पर है। जैसे ऐसे करके छड़ ले लो और इस पर भी 10 कूलाम है लेकिन ये पूरा आवेश का किस में वितरित है, छड़ में। तो ऐसी सिचुएशन नहीं, कोई बिंदु साइज का कोई आवेशित कण है, उस पर Q कूलाम आवेश संचित है। अब यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर, ए से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है B, इस B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और जहां पर भी भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वहां एक परीक्षण आवेश मान लीजिए, और ये परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है वो बल निकाल लो, उसी बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक कूलाम पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की। अब यहां पर मानना पड़ेगा कि B पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं, तब इस पर लगने वाला बल, बल का सूत्र क्या है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये बल है। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये F बटे Q0 अभी अभी पढ़ाए थे, अब ये बल उठा के यहाँ रख दीजिए। बताइए K Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा K Q बटे R स्क्वायर, ये उत्तर हो K Q बटे R स्क्वायर। क्लियर, याद रहेगा, निगमन टाइप का है। ए माना एक बिंदु ए है जिसका आवेश Q है, ए से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु B है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। इसके लिए बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश मान लेते, तब कूलाम के अनुसार परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो कूलाम के अनुसार, कूलाम का सूत्र है ना, यह बराबर K Q1 Q2 बटे R। अब भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता, तो बल उठा के इसकी जगह रख दीजिए तो कट जाएगा, उत्तर है K Q बटे R स्क्वायर, K Q बटे R स्क्वायर। देखिए अगली हेडिंग छठवीं, हाँ उसमें से केवल एक आकृति है, कुल मिला के वृत्ताकार वलय के अक्ष के अंदिश, केवल एक पढ़ना है तुम्हें, वृत्ताकार वलय के अक्ष के अनुदिश। कई सारी आकृतियां कराए थे ना, वलय खंड कराए थे, परिमित लंबाई की सीधी तार कराए थे, अपरिमित लंबाई की तार कराए थे, तो ये केवल 8 हुआ है तुम्हारे अच्छा 12, वृत्ताकार वलय के अक्ष के अंदिश, तो 12 के हिसाब से केवल इसमें टिक करें, बाकी हटा दें। बताएं, देखिए एक मान लीजिए भैया वृत्ताकार वलय, भैया इधर थोड़ी सुने,
माना माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय, वलय मतलब छल्ला है, जिस पर भैया समान आवेश, आवेश की वैल्यू है कैपिटल क्यू, समान रूप से वितरित है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है जिस पर क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। वलय का केंद्र O है। अच्छा बताइए, केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहुंची जाए, कितना उत्तर आएगा? 0। क्योंकि मान लीजिए इस आवेश के कारण जो बल की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, इस आवेश के कारण जो बल की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, क्योंकि सब एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। जो इधर वाला आवेश है इसके कारण इधर को जाएगा, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? मतलब सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। केंद्र पर कितना आएगा? 0। अभी जो हमारा लास्ट में उत्तर आएगा उसमें भी यही कहानी मिलेगी। ये है भैया आर त्रिज्या है भैया, केंद्रीय है। अब केंद्र O से ऐसे अक्ष गुजरी, ऐसे ऊपर की ओर, अब इधर को लाइन ड्रा नहीं कर सकते, समझ गए ना? इसलिए हम इस छल्ले को थोड़ी ऐसे मोड़ लिए। तो इसी का भैया ये सामने से देख रहे हो तो टॉप व्यू हो गया सामने से देखने पर। अगर साइड से देखते तो हमें कुछ ऐसे छल्ला दिखाई देता। ये छल्ला जो ऐसे रखा है हम इसको ऐसा मोड़ लिया, दोनों एक ही छल्ला है। बताइए यहाँ केंद्र ये दिख रहा है, तो अब इसकी जो अक्ष है जो अभी ऊपर को ऐसे अक्ष आ रही थी, अब मोड़ने से ये अक्ष इधर को आ जाएगी। ये बात सही है। ये मान लीजिए अक्ष है और अक्ष में यक्ष दूरी पर कोई एक बिंदु P है। इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बाकी ये वही चल रहा है भैया, इसके हर एक पॉइंट पर त्रिज्या कितनी? अच्छा ये त्रिज्या भी R दिखनी चाहिए, ये भी R दिखनी चाहिए। कम ज़्यादा तुम्हें नहीं दिख रही? समझ गए ना? ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा पूरा वलय बनाओगे ऐसे करके, ये पूरा ये बाहर को है, ये ऊपर को ऐसे निकला, वो नीचे को गया। सभी जगह पर रेडियस सेम है। ये बात सही है। अब इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र तुम्हें पता है, के क्यू, पढ़े हो? के क्यू बटे आर स्क्वायर। अभी अभी एक निकाले थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सूत्र तुम वहां लगाओगे जहां बिंदु पर आवेश हो। अब मुझे देख के बताओ, क्या ये बिंदु पर आवेश है कि पूरे छल्ले पे आवेश? इसका मतलब अगर ये डायरेक्ट सूत्र लगा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए छल्ले को हम छोटे छोटे पॉइंटों में तोड़ लें जिससे सूत्र लग जाए। क्या ये बात समझ में? तो इसलिए भैया एक पॉइंट हमने इसको काट के अलग किया, बहुत छोटा बिंदु टाइप का काटे। अब जैसे सोचो कि पूरा आवेश अगर क्यू है तो यहाँ पर तो पूरा आवेश है नहीं, आवेश का कुछ भाग इधर होगा, बोलो। इसलिए इसको हमने कितना दिखा दिया? डेल क्यू। अब इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई प्लस का है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा बाहर, अब माइनस का है तो सीधा अंदर। ये होता है क्योंकि वैद्युत बल एक संकेंद्रीय बल है, और जो बल की डायरेक्शन होती है वह ई की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब डेल ए की डायरेक्शन ही हो। ई हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, रीजन समझ गए? ई डायरेक्ट नहीं रखा क्योंकि अगर पूरे का निकालोगे तो ही है, इस छोटे से भाग का निकालो, इतने से भाग जिसका आवेश डेल की हो, तो इस छोटे से भाग का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता थोड़ा ही मिल रही, वो डेल ही, पूरी मिल जाएगी तो ही लिख दें। अच्छा बताइए, अगर इधर हम छोटा एक भाग काट लिए होते तो क्या इसकी डायरेक्शन डेल ही इधर गई होती? अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा ही आएगा? शीर्षाभिमुख कोण ये भी थीटा ही रहेगा, रहेगा। क्योंकि भैया केंद्र से ये त्रिज्या रखा पूरा, सभी जगह आर वैल्यू सेम, इसलिए सभी का ऊंचाई, चाहे इस वाले सतह को देखो चाहे यहाँ पर भी अगर तुम पॉइंट काटे होते ना तो थीटा ही आता। अब ये ना देखो कि छोटा कोण बन गया, क्योंकि रियल में ये सतह यहाँ है ही नहीं, ऐसे आ रखा, जैसे ये छल्ला ऐसे मान लो। यार तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये ऐसे रखा, तो चाहे इसके लिए काटो तो भी वही झुकाव है ना। सेंटर, यहाँ सेंटर है भैया, यहाँ पर पॉइंट सेंटर, चाहे यहाँ से काटो तो भी, चाहे यहाँ से काटो तो भी, तो यहाँ से काटो तो। लेकिन ये दो पॉइंट एकदम स्पष्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए हम एक पॉइंट ये ऊपर वाले ले लिए, एक पॉइंट ये नीचे ले लिए, क्योंकि ये पॉइंट से भी वही कोण बनना है। समझ आ रहा है भाई? इस पॉइंट से भी वही कोण बनना है इधर उधर वालों से। लेकिन अब इधर उधर ये यहाँ से खींचोगे तो उसी जगह पर यहाँ, क्योंकि यहाँ भैया ये जो तल अपना है, बोर्ड है, द्विविमीय है, चित्र के है
ए वाले को कुछ हट रहा है, हट तो गया। अब बताइए अगर इस पे गौर करा जाए तो अब इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए कल बताए थे अध्यारोपण का सिद्धांत, लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत कब लगाना है? दो, कम से कम जब लास्ट दो बल बचे। अगर दो से ज्यादा बल आ जाए तो वियोजन लगा देना, जिससे दो में चेंज हो, फिर जो दो को जोड़ लेना, ऐसा ही है ना। इसलिए भाई इसका वियोजन करना चालू, तो भाई इसको क्या मान लो वाई एच, और इसको क्या मान लिया जाए यक्स एच। वियोजन इधर ही दिखाई दे रहे हैं, ये अलग से चित्र बना ले, अलग से देख लो भैया। वियोजन का अगर चित्र देखोगे तो ये भैया वाई एच हो गया और ये क्या हो गया यक्स एच हो गया। अब इसको तोड़िए थीटा के साथ इधर, तो बता इधर कितना है डी ई कास थीटा, और इधर तोड़ोगे तो डी ई साइन थीटा। जब भी भैया ये अच्छों में टूट जाएगा तो अब इसकी वैल्यू समाप्त, क्योंकि इसी के दोनों घटक आए हमने रखे। क्यों भैया? जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, 50 इसको दे दिए, 50 रुपये, तो आपके पास क्या बचा? मतलब निपट गया ये, अभी नहीं भी डेली भी रखे रहो, समझ गए? अब भैया इसको भी इसी तरह तोड़ लीजिए, तो जब थीटा के साथ इधर जाएगा तो कितना हो गया डेल ई कास थीटा, और इधर कितना गया डेल ई साइन थीटा। अब बताइए दोनों एक ही डायरेक्शन पर अतः जुड़ेंगे, और ये विपरीत इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो घटेंगी। ये इधर को बल लगा रहा है, इधर को बल लगा रहा है, तो परिणामी रूप से क्या हो जाए कैंसिल हो जाएगा ये वाला पॉइंट। और जबकि ये तो भैया जो इधर ई नेट आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए दो पॉइंट काटे थे, अतः ये दोनों जुड़ के भैया आ रहा है 2 डेल ई कास थीटा। अच्छा बता 3 पॉइंट काटे होते तो 3 आता, अभी इसके पॉइंट खत्म नहीं हुए, समझ गए ना। इसीलिए हम 2 ना रख के इसकी जगह पूरा समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जितने भी पॉइंट आप काटो उन सबको आ जोड़ना है। अगर 2 ही पॉइंट होता तो फिर यहाँ 2 लिखते, 2 हट गया रीजन, समझ गए नहीं समझे भाई? अगर 3 काटे होते तो ये इधर 3 भी तो आता, ऐसे 4 पॉइंट काट लेते तो 4 आया होता। अब इसमें जितने भी पॉइंट काटे उन सभी को आ जोड़ना, तो जोड़ने का संकेत ये, जोड़ने के 2 संकेत है, या तो सिग्मा लगा दो n बराबर 1 से लेके 10 तक। ये जब तुम्हें पता रहे कि 10 ही पॉइंट कट रहे हैं तो ये सूत्र लगाते हैं, मतलब ये संकेत दिखाते हैं। और जब तुम्हें पता ही ना हो कितने पॉइंट कट रहे हैं तो फिर जोड़ने का ही संकेत होता है समाकलन, समझिए। अगर एक की वैल्यू पता चल जाए, टोटल वैल्यू हमें कांस्टेंट नहीं लेकिन आकार हमें कांस्टेंट है कि इतना ही आकार का निकालना है, तो उस समय जोड़ने का संकेत होता है समाकलन। अब बताइए डेली की वैल्यू रख दो यार, डेली की वैल्यू, अच्छा इसके कारण ये इसकी वैल्यू आ रखना है, तो आ जाएगा के ई का सूत्र पता है, ई बराबर सूत्र होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, यही है। तो के हमने रख दिया, क्यू क्यू यहाँ डेल ई किसके कारण निकला था डेल क्यू के कारण, तो क्या डेल क्यू रख दें बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बिंदु तथा बिंदु आवेश के बीच की दूरी रखी जाती। तो आप देखिए ये है भैया आर और ये है भैया, तो ये जो दूरी होगी अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर करना है, अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर से अंडर रूल कट जाएगा, समाकलन आ गया के डेल क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। अब देखिए भैया जो ये सांप जैसा चिन्ह दिख रहा है ना, इसके बाहर वो सभी पद बाहर चले जाते हैं जो नियत होते हैं, जो चेंज नहीं होते। ये सांप उसी के पीछे लगेगा जो बीच बीच चेंज हो रहा है, उसी को पूरा जोड़ेगा नहीं, जो कांस्टेंट है। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर हम पॉइंट काटे होते तो बता त्रिज्या घटी बढ़ी की वही, इसका मतलब त्रिज्या कांस्टेंट है। अच्छा बताइए ये यक्स चाहे जहां पर भी पॉइंट काटिए, जो यक्स है अक्ष के अंदिश के दूरी घटेगी बढ़ेगी वही रहे, मतलब ये कांस्टेंट है। के तो कांस्टेंट होते ही 9 × 10 घाते 9, तो मतलब के बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, यक्स स्क्वायर, और कितना बचा डेल क्यू। इसका मतलब सभी क्यू जुड़ेंगे, अगर सभी क्यू जुड़ गए तो टोटल क्यू कितना बन जाएगा कैपिटल क्यू बन जाएगा ना भाई। एक पॉइंट का क्यू है, दूसरे का डेल क्यू है, तीसरे का डेल क्यू, छोटा छोटा सब जब जुड़ जाएगा तो टोटल आवेश जो माने वो आ जाएगा। इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ ले लीजिए। अब भैया जब इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा
ये इधर पे देखिए तो E बराबर आ गया, E बराबर आ गया के आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, और इससे भैया कट गया, क्यू आ गया, क्यू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल क्यू आ गया, सब जुड़ के कैपिटल क्यू है तो आना था। ये भैया उत्तर है। कास थीटा अभी छूटा है क्या, चलो उसको भी जोड़ दे रहे हैं। ये भैया देखिए इधर ये इसकी वैल्यू रख दी है डेल क्यू की, ये सही है। अब कास थीटा छूटा तो कास थीटा की वैल्यू अभी और रखिए, छूट गया यार। कास थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहां से देखिए थीटा, आधार कितना है यक्स, और कर्ण कितना है अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, बात सही है। अच्छा आप मुझे बताइए, अभी बताए थे यक्स कांस्टेंट है आर कांस्टेंट, बताए थे ना, इसका मतलब ये भी वैल्यू बाहर निकल रही हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू बाहर निकल के आई कौन, ये समाकलन के बाहर वो आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी के बाहर आ गया, यक्स बाहर आ गया, और इससे स्क्वायर कट गया है, तो ये आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बाहर आया था, लेकिन अभी अंडर रूल के अंदर एक बचा हुआ है कास थीटा के कारण, जो आगे कितना है आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, और समाकलन के अंदर केवल बचा है डेल क्यू, डेल क्यू, बात सही है। डेल क्यू लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो से लेके क्यू। अच्छा बताइए इसमें घात कितने की है, और अंडर रूल का मतलब इसमें घात 1/2 की, और गुणे में घातें जुड़ती, तो 1 प्लस 1/2, ये रीजन समझ गए, तो इसको हम कितने घात लिख ले 3/2, और एक ऊपर यक्स भी था, साथ में यक्स भी रख दो, क्यू और आगे। बोलो एक बार फिर से देख लो भैया, माना कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्ताकार वलय है जिस पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। भैया परीक्षा में आ जाए थोड़ा माना वाना लिख देना। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है जिस पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित, वलय के केंद्र ओ से एक अक्ष गुजर रही है, इस अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी इस अक्ष के अनुदिश यक्स दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। इसके लिए वलय को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। भैया इसको थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं जिससे आपका अक्ष दिखने लगे, क्योंकि अक्ष अभी ऐसे गुजरा है ऐसा दिखने लगे, ये ऊपर से देखोगे ऐसे छल्ला रखा है तो तुम्हें दिख रहा है, अब साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, क्यों। अब देखिए इसकी त्रिज्या अभी भी कितनी है, ये अक्ष है, अक्ष में कितनी दूरी यक्स। अब क्या इसको छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मानोगे, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है डेल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी मानना है, डेल क्यू मान लीजिए, टोटल आवेश कितना है कैपिटल। बता इस छोटे से भाग कारण इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए तो क्या ऐसा कुछ डेल ही आएगा। अगर इसी तरह एक पॉइंट और इधर काट लिए होते तो क्या ऐसे कारण डेल ही इधर आया होता। अच्छा बताइए अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या ये भी थीटा है। अगर वियोजन कर लिया जाए तो ये किधर जाएगा, ये इधर आएगा भैया डेल ई कास थीटा, और इधर डेल ई साइन थीटा, और ऐसे ही भैया इधर पे अगर चेक करा जाए तो ये कितना आ जाता है डेल ई कास थीटा, और इधर जो आएगा डेल ई साइन थीटा। बोलो भैया अच्छा क्या ये और ये कट जाएंगे, और ई नेट कितना आ जाएगा, कुल मिला के जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई बराबर समाकलन डेल ई कास थीटा। बस ये यार राष्ट्र में रख लें, बाकी सब मानम लिख देना। बताओ ये इतना चित्र बना ले जाते, मानम क्या लिखते थोड़ा बताओ। वलय है जिस पर कैपिटल क्यू कूलम आवेश समान रूप से वितरित है, वलय के केंद्र ओ से एक अक्ष गुजरी है, इस अक्ष के अनुदिश यक्स दूरी पर एक बिंदु P है, इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए वलय को छोटे छोटे भागों में कटा हुआ मान लेते। रीजन क्या है काटने के पीछे, क्योंकि हमें जो सूत्र लगाना है डेल ई का, सूत्र पता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, और वो केवल बिंदु आवेश के लिए सही होता, समझ गए ना, इसलिए छोटे छोटे भागों में कटा हुआ मान लेते हैं। माना कोई एक भाग का कुछ नाम लिख सकते हो, जैसे ए बी लिख लो, क्यों ये सी डी लिख लो। माना एक भाग ए बी है जिसका आवेश कितना डेल क्यू है, इस
भाग के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेली, इसी प्रकार दूसरे भाग के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। ये चित्रानुसार प्राप्त होगी। जिनका वियोजन करने से, उन्हें क्या गया भैया, और ये थ्योरी ज्यादा है इसमें, निगमन कम ही है। जिनका वियोजन करने से यह प्राप्त होता है कि डेल ई का एक घटक डेल ई साइन थीटा जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है निरस्त हो जाएंगे, जबकि डेल ई कास थीटा जो अनुदिश दिशा पर है आपस में जुड़ जाए। अतः नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आया, ये पूरा मानम चला गया। और बताइए यहाँ आप निगमन कर लोगे ना, बताइए इधर पे वैल्यू क्या रखोगे, के इस डेल ई की वैल्यू आ निकालना है इसके कारण, तो के डेल क्यू बटे इस दूरी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये बस स्क्वायर से अंडर रूल कट गया, रीजन समझ गए, आर स्क्वायर प्लस कर्ण आए निकालें, इंटू कास थीटा तो आधार बटे कर्ण अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ नहीं आई भैया, ये सब के सब कांस्टेंट है केवल डेल क्यू को छोड़कर, तो लास्ट में डेल क्यू का क्या बन जाना है, क्यू। उत्तर आ गया भैया कितना, के यक्स क्यू, के यक्स डेल क्यू का क्या बन गया, क्यू, क्योंकि सभी आवेश जुड़े, बटे आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की घाते 3/2, ये उत्तर है। आगे बढ़े, आगे देखिए भैया, भैया देखिए इसमें जो आप गलती करके आते हो, जो हम कापी जब चेक करते हैं हमें मिलती हैं, यहाँ सब 2 लिखा रहता है, लास्ट तक वही 2 निकल जाता है। रीजन समझ गए, वो द्विठ जोड़ता है डेली डेली और बस द्विठ डेली, और साथ में समाकलन लगा देते। जब समाकलन आएगा तो संख्या नहीं लिखी जाएगी, या तो फिर द्विन लिख लो, समाकलन ना लिखो। लेकिन ये 2 कब लिखे थे, बाकी जब छल्ले के बाकी टुकड़े संभव ना, इन्हीं 2 के कांट चाहिए तो उत्तर ये आ जाता। जैसे आगे हम पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस, तो वहाँ द्विंठ आवेश है, तो वहाँ 2 इधर 2 आएगा तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 आवेश थोड़ी है, पूरे छल्ले पर आवेश है, द्विठ हम काटे हैं, मतलब और भी है, इसलिए भैया 2 ना लिखना। दूसरा भैया, जब यहाँ पर के क्यू बटे आर स्क्वायर लिखा करते हो तो आर की जगह सीधा आर तुम्हें दिखता है, आर स्क्वायर लिख देते, तो आपको ध्यान देना है कि जो आर है वो आर कहीं दिखा मिल जाए तो वो आर नहीं है। आर यहाँ पर जो रखा जाता है के क्यू बटे आर स्क्वायर में जो ये आर रखा जाता है, ये बिंदु आवेश मतलब ये तथा बिंदु मतलब ये के बीच की दूरी रखी जाती, इसलिए भैया ये दूरी रखना है, ठीक है, तो फिर आ जाएगा। अगर सूत्र याद रहेगा तो फिर लास्ट में जब गड़बड़ उत्तर आया करता है तो दिमाग चलता है कि यार ये तो होता ही नहीं है, तो फिर इस छोटी छोटी त्रुटियां ध्यान में आ जाती है, यहाँ गलती हो। अभी देखो अपना काश छूट गया था, अब सूत्र ना पता होता तो आगे बढ़ गए हो, अब देखे कि यार ये कुछ और आ रहा है तो दिमाग में आया कि काश छूटा है, इसलिए सूत्र रोज लिखो यार, सूत्र याद है तो सब याद है, समझ गए ना। ब्रह्मास्त्र अगर हाथ में छोटी छोटी कहाँ डरना यार भाई, जब ज्यादा कोई बात होगी तो भले अपने काम हिसाब से निपटाओ, नहीं तो रखा तो वही है, भाई श्री कृष्ण भगवान के पास था सुदर्शन, इसलिए कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पता था कि अपने पास है, जब कोई मामला बिगड़ेगा तो है ना, तो कहा युद्ध करना थोड़ा बहुत। महाभारत जैसे युद्धों में उसने घोषणा कर दी कि मतलब हमें नहीं करना, क्योंकि पता था कि सभी साफ हो जाएंगे, इतना ऐसा चीज रखे हम नहीं, बात मेरी समझ रहे। इसलिए जो तुम्हारे सूत्र हैं कक्षा 12 के लिए ब्रह्मास्त्र है, रोज लिखो, जो चैप्टर उठाओ, अचानक कोई चैप्टर उठाओ लिखो, अगर सूत्र हाथ में भी परीक्षा देने तुम ऐसे चले जाना, जब नंबर ना आए तो बताना, और सूत्र ना याद हो रोज माना याद करो, 23 नंबर नहीं पाओगे, 23 नंबर अभी मिलाओगे सर जी तो मिलवा दो, नहीं अगले साल की एडमिशन करा दो कहीं, ऐसा सोचो, समझ गए। हाँ सुबह से कुछ कहना नहीं चाह रहे हो। सातवां देखिए भैया संतुलन, थोड़ी देख लो, संतुलन का एक क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड पे आता है, बाकी सपना पढ़ाएंगे, संतुलन तो पहले बहुत सारे पढ़ा दिए, क्यों, कहाँ आवेश को रखा जाए कि संतुलित रहे, और कितना आवेश रखा जाए कि संतुलित रहे, समझिए। तो भाई पहले आप समझिए, इधर एक तो संतुलन आप पढ़िए गुरुत्व का संतुलन, गुरुत्व का संतुलन,
और यही सबसे ज्यादा आता है। इसी बस को तैयार करो। संतुलन, संतुलन है क्या? जैसे आप सोचो कि इसमें माइनस आवेश है, भैया इधर थोड़ी सोचो, माइनस आवेश है, इसका द्रव्यमान भी है कुछ ना कुछ। एक ऐसा कण है जिस पर आवेश है और कण का द्रव्यमान भी है। तो बताइए द्रव्यमान के कारण प्रत्येक वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। ऐसे बल का नाम क्या है? गुरुत्व बल। बोलो भैया, ये गुरुत्व बल है। और सीधा इस पे जाके गिर जाएगी पृथ्वी में, इसमें कोई दुराई नहीं। जैसे इस पेन को हम ऐसे बालों में घिस ली, इसमें आवेश भी आ गया, द्रव्यमान थोड़ी नष्ट होगी। अब इसको छोड़े तो नीचे जाके गिर जाए। लेकिन अगर आप टेक्निक लगाओ कि ये माइनस का आवेश है और इस प्लेट में भी माइनस दे दो, अब क्या करेगा? क्योंकि ये माइनस का ये तो प्रतिकर्षित होगा, होगा कि नहीं? और भैया जो द्रव्यमान है इसको नीचे खींच रहा है, आप नीचे आओ, और जबकि वैद्युत बल कह रहा है ऊपर जाओ, क्योंकि हम माइनस नीचे बैठे हैं। नहीं, माइनस भैया जो और नीचे माइनस बैठे हैं वो भाई दूसरे माइनस को आने ना दें। इसका मतलब वैद्युत बल क्या ऊपर को लग जाएगा, और जो गुरुत्वीय बल है क्या नीचे को लग जाएगा। अगर दोनों बल सेम हो गए तो भाई साहब ये कहूँ ना जाएगा। इसको क्या कहते हैं? संतुलन। बात खत्म। बोलो। अब जैसे कह दीजिए दो प्लेटों के बीच एक आवेशित कण संतुलन है, आवेश कितना होगा, ये सब दुनियादारी पूछता है। तो भैया देखिए वैद्युत बल का जो सूत्र है यह बराबर E इंटू क्यू। ये कहाँ से सूत्र मिला? बल के दो सूत्र। वैद्युत बल के कितने सूत्र हैं भैया? दो। याद कर लो। कौन कौन? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर एक सूत्र है भैया। दूसरा है यब ई बराबर अभी पढ़े थे, ई बराबर यफ बटे क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। तो इस पर परीक्षण कर रहे हैं, इसका आवेश क्यू है, तो क्या यफ बराबर ई इंटू क्यू लिख दें? भैया वैद्युत बल के दो सूत्र, ऐसे ही चुंबकीय बल के दो सूत्र, क्यू वी बी साइन थीटा, ये यफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। बोलो। एकांक लंबाई पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो दो लंबे सीधे तारों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये निगमन भी है, लास्ट हेडिंग भी है, याद है? तो क्या होता है? म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटे आर। ये दो तीन सूत्र याद कर लेना है। तो वैद्युत बल के कितने सूत्र हैं भाई? दो। तो क्या वैद्युत बल E इंटू क्यू लिख लें? और गुरुत्व बल का सूत्र क्या है? यम जी। अब दोनों को बैलेंस करा दीजिए तो पता कितना आ जाए? E इंटू क्यू बराबर यम जी। E इंटू क्यू बराबर एम जी। बोलो यार, E इंटू क्यू बराबर, उत्तर है। अब भैया अब इसमें देखिए जी तुम्हें पता है, पहले से पता है। बच्चे कितने? तीन। तीन में से दो हम देंगे, एक पूछेंगे बार बार। जैसे हम दे दिए कि एक प्रोटॉन है, तो इसका मतलब द्रव्यमान है, देना चाह रहा है, डायरेक्ट कह नहीं रहा है, बाकी तुम ही समझो। और कह रहा है कि जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब क्यू दे दिया, क्यू बराबर एन इंटू ई। नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब ऋण आवेशित है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब कहेगा कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है जिससे ये संतुलित है, यानी किस वैद्युत क्षेत्र में इसको छोड़ दिया जाए, यानी ऊपर वाली प्लेट प्लस की होगी और ये प्लेट कैसी? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब इसमें माइनस का है ना, तो नीचे माइनस रख दो। कितना वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए कि संतुलन पर रहे? तो भैया ई पूछ रहा है तुमसे, या पहले से वैद्युत क्षेत्र दे के रखे? वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए दे के रखे कि 10 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन को, प्रोटॉन है भैया, प्रोटॉन मतलब किस टाइप का हो गया? पॉजिटिव। तो फिर नीचे वाली प्लेट कैसी लोगे? प्लस की। अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बोलो भैया, तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब दे देता तो इनका आवेश भी हमें पहले से पता होता। जैसे प्रोटॉन कह देगा तो ना तो अब तुम्हें आवेश बताएगा ना द्रव्यमान बताएगा, इलेक्ट्रॉन कह देगा तो ना आवेश बताएगा ना द्रव्यमान बताएगा। पता है कि नहीं पता? और जैसे कोई कण कह दिया तो फिर बताएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा कुछ भी। और जो इसका आवेश हो वही नीचे वाली प्लेट का आवेश होना चाहिए, तभी जो वैद्युत बल है ऊपर को लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, गुरुत्व बल नीचे को लगेगा। अब मान लीजिए प्लस की प्लेट है, नीचे माइनस कर दो तो आओ जम से गिरेगा यार। एक तो एम जी लग ही रहा है, वैद्युत बल भी नीचे को लग गया। नहीं,
इसके लिए ये संतुलन है। मान लीजिए भैया ई नहीं दिया तो वी बराबर सूत्र क्या होता है, ई इंटू डी। और भैया क्यू नहीं दिया तो क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, एन इंटू ई। और द्रव्यमान नहीं दिया तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन 4/3 पाई आर क्यू। नहीं दिया तो साथ में। जैसे भैया क्वेश्चन है कि इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत विभव है 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप गौर करिए वो ई दे या दिया, ना दे दिया भाई, वैद्युत भी दिया है कितने वोल्ट है, और साथ में प्लेटों के बीच की दूरी दिया है, मतलब डी दे दिया है, वी दे दिया, तो यहां से ई निकलना है। और आवेश जैसे कह दे कण है जिस पर 10 कूलम का आवेश है, ये 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे तो यहां रख देना, डायरेक्ट आवेश दे तो दिया ही है। और भैया एक कोई पूछेगा अब सवाई थोड़ी दे दे, एक कोई पूछेगा जी का मान अपने से 9.8 या 10 रख देना है। करोगे? बाकी सीट में क्वेश्चन पढ़े यार, करिए, संतुलन याद रहेगा। संतुलन क्या है, जब गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो जो आवेशित कण होता है वो एक निश्चित बिंदु पर रुक जाता है, न तो नीचे को ही आता। ऐसी घटना को हम लोग आवेशों का संतुलन कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? संतुलन का सूत्र क्या है, ई इंटू क्यू बराबर एम जी, इंटू क्यू बराबर ई इंटू क्यू बराबर एम जी। इसमें तुम्हें 3 चीजें में से 2 चीजें देगा, एक पूछेगा। जैसे मान लीजिए V बराबर ई इंटू डी और Q बराबर एन इंटू ई और F बराबर, यह द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। आयतन गोलाकार अगर है, बूंद बूंद का है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे देखिए एक संतुलन भैया और होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे ऐसे आवेश रखेगा, यहाँ आवेश रख दिया 10 कूलम, यहाँ रख दिया 4 कूलम है, 3 कूलम यहाँ रख दिया, ऐसे अब कहेगा बता इनके विकर्ण के कटान बिंदु पर कितना आवेश रख दिया जाए कि संतुलन पर रहे, कितना आवेश यहाँ रख दिया जाए कि सब संतुलित पे रहे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जहां पर तुमसे पूछ रहा है कितना आवेश, वहां पर भैया बल निकाल के टोटल बल 0 कर देते। बल निकालने का सूत्र क्या है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर प्लस दूसरे कारण प्लस तीसरे कारण चौथे कारण, लेकिन सदिश योग से जुड़े। कल भैया बताए थे लास्ट में, क्यों समझ गए, ये फिर से बताएं। जैसे क्या टाइम हो गया, 9 बज गए, जाना क्या कहीं, तो मतलब ऐसे बीच बीच बोल रहे हैं ना, हम काफी देर से तुम्हें कुछ सुनाए नहीं, फार्म भर रहे हैं, अभी सुनेंगे बोध लगेगा फिर पढ़ेंगे। अरे यार देखिए आप कतई है ना सोचा करो वीडियो चालू है हम कुछ बोले, वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं है, अभी मेरे कंप्यूटर में है, जरूरी थोड़ी अपलोड ही कर दूं। ठीक है, अरे सोच समझ के बोला करो, वाह करोगे अब यहाँ फिर कूटेंगे। अच्छा बताइए इधर, यहाँ भैया देखिए ऐसे कितना रख दी जाए और कहाँ रख दी जाए, ये क्वेश्चन पूछता है। कितना आवेश रख दें और कहाँ रख दें, थोड़ी सी चेक कर लो। 8 क्वेश्चन बहुत पूछा करता है, क्या है, एक ई दिया है, एक 9 ई दिया है, बोर्ड में कम से कम 4-5 बार पूछ चुका, परेशान हो जाओ इससे, तुम लोग डायरेक्ट सूत्र याद कर लो, उत्तर याद कर लो। एक ही है और एक, और कह रहा है कि एक तीसरे आवेश को कहाँ रख दिया जाए कि सब संतुलन पर हो जाए। तो भैया यहाँ से x मानो, बोलो इनके बीच की दूरी शायद a दी है, तो इधर की दूरी a माइनस एक्स। मान लीजिए भैया यहाँ आवेश तीसरा आवेश हमने q रख दिया है, भैया यही क्वेश्चन देख लो, बस यही पूछेगा बार बार। बोलो यहाँ वैल्यू मान लो चेंज ऑन कर देगा, ये की जगह कोई वैल्यू दे देगा, 2 मीटर 10 मीटर, कुल मिला के 2 आवेश ऐसा दिया होगा और इनके बीच का गैप दिया होगा, और कहाँ रख दें कि संतुलन पे रहे। संतुलन का दूसरा टाइप है भैया, 2 ही हैं तुम्हारे कोर्स में, एक है ई इंटू क्यू बराबर एम जी, ई इंटू क्यू बराबर एम जी, याद रहेगा, ई इंटू क्यू बराबर। जब भी ऐसा कह दे कि लटकी है, बूंद लटकी है, संतुलन पर है, समझ जाओ यही है यार। और ये ऐसा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कहाँ रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए और कितनी दूर रख दिया जाए।
या कितना आवेश रख दिया जाए, ऐसा कुछ भी शब्द मिल जाए तो समझ जाओगी दूसरा वाला संतुलन द्वितीय कोर्स में है। वैसे संतुलन बहुत ज्यादा होते हैं, समझे। अच्छा बताइए, यहाँ मान लो हमने आवेश रखा और ये सब संतुलित हो गए, तो बताइए सूत्र क्या लगाए, इधर का बल क्या इधर का बल सेम है, तो क्या सूत्र लगाया जाए, के Q1 Q2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 यानी Q 9E बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ लोग समझ गए, वही बल आए, बल का सूत्र के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के से के कटा, ई से ई कटा, क्यू से क्यू, 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लो। यहाँ केवल 9 बच रहा है तो इसको 3 लिख लो, 3 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा करने से तुम्हें फायदा ये हो गया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना ना पड़े, वरना अगर ना करते तो भी होता, तेरे गुणा करते फिर दुनियादारी। ए से काट दो, बता कितना आ गया, 3x बराबर a माइनस एक्स, तो इधर कितना गया 4x बराबर a, तो a बराबर x बराबर कितना आ गया a बटे 4, ये उत्तर है। यानी इस वाले आवेश से a बटे 4 पे रख दो, तो इधर वाले से कितने में रख दो 3 बटे 4। अब जिसका जब आंसर लिखा करो तो ये स्पष्ट करके आएगा कि ई आवेश से a बटे 4 मीटर दूरी पर, या 9E आवेश से, तो अगर इधर से 1 बटे 4 है तो इधर से 3 बटे 4 होगा ना यार, ये घटा के देख लो, इधर यहाँ रखिए a माइनस ए बटे 4, तो 4 1 के 4 में से 1 चला गया तो 3 a बटे 4, यही दूरी तो इधर माने हो, तो इधर कितना आ जाएगा 3 a बटे 4 मीटर की दूरी। ये और क्लियर। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि कितना रख दिया है, वो कहाँ रख दिया जाए, यक्स की दूरियां नहीं। अब क्वेश्चन आगे कितना रख दिया जाए, सब कुछ वही आवेश है, लेकिन इस आवेश की वैल्यू पूछा कितना आवेश रख दो सब संतुलित हो जाए, ऐसा पूछे। अभी क्या निकाले हो, कहाँ रख दिया जाए। कहाँ रखने का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर दोनों प्लस के हैं, अगर दोनों तो बीच में रखना है, अगर दोनों माइनस के हैं तो बीच में रख देना है। अगर मान लो एक प्लस का है दूसरा, तो जो दूरी आपने यहाँ से एक्स दिखाए हो ना बेटा, तो इधर आप कम वाले आवेश से इधर दिखा लिया करो। यही एक्स दूरी अंदर ना दिखा के बाहर दिखाई जाती है, क्योंकि अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो संतुलन इनके बीच पे नहीं मिलता। रीजन ये है, आप समझो कि अगर ये प्लस का है तो क्या प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस का है तो आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर बल जुड़ना ही है तो घटेगा नहीं, तो घटेगा नहीं तो नेट बल जीरो कैसे हो जाए। लेकिन अगर दोनों प्लस के होते तो ये चाहेगा कि हमसे दूर हटे और ये चाहेगा कि हमसे दूर हटे, क्योंकि यह तो प्लस आई का है और यह प्लस आई का है। इसका आवेश कैसा है, इसका प्लस, ये प्लस का है कि माइनस का, इसकी प्रकृति कैसी, इस पर डिपेंड नहीं है। मान लो ये माइनस का होता तो ये भी चाहेगा कि हमारी तरफ आए और ये भी चाहे तो हमारी तरफ आए, तो अभी भी देखो बल घट ही रहा है। इसलिए आपको दिमाग में रख लेना, अगर ये दोनों प्लस के हैं अथवा दोनों माइनस के हैं तो संतुलन कहाँ मिला करता है, बीच में, बीचों बीच नहीं, तो भाई यक्स मान के हल कर लो। लेकिन अगर एक प्लस का है दूसरा, तो जो दूरी आपने इधर यक्स माना है तो इधर यक्स मान लो, काम करना है वही, नहीं बोलो, याद रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कितना आवेश रख दिया जाए, बताइए यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है। अभी आप देखिए, अब गौर करिए, इधर का बल बराबर इधर का बल करे थे, याद आया, के Q1 Q2 बटे एक्स स्क्वायर, इसको क्या माने थे और इसको क्या माने थे, रखे थे ना। अब यहाँ पर देखिए यक्स था, ये a माइनस एक्स था, और यक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यक्स की वैल्यू आ गई थी भैया a/4, a/4 आई थी ना। हाँ। अब भैया यहाँ जब इसको पूछा करे तो आप फिर इस किनारे पे बल निकाला करो, टोटल बल। जब जैसे पूछ ले कितना आवेश रखोगे तो आवेशक के ऊपर निकालोगे, तो आप याद करो ये जब करे हैं तो Q से Q कटा था, E से E कटा था, तो एक तरफ बचा था ये 1 बटे एक्स स्क्वायर, 9 बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, याद आया। इसी को हम 3 लिख लिए थे, अभी अभी सवाल करें। इसका मतलब कुल मिला के Q से Q कट गया ना, और QA निकालना चाहे तो जब बचा नहीं तो कहाँ निकाल लोगे। इसलिए भैया हम लोग करा करते हैं, यहाँ ना बल निकाल के हम यहाँ बल निकालते। जब तुमसे आवेश पूछे उस समय उस आवेश से बल ना निकाल के किनारे पे निकालो,
और जब पूछे कहाँ रखना है तो उस समय उसी जगह पे निकालो जहाँ आवेश आपने रखा है। अब ऐसे में आवेश को दूरी रखाओ, फिर यहाँ चेक करोगे ये भाग तो नहीं रहा, संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक करना है। अब बताइए इसके लिए अगर यहाँ बल निकालोगे तो यह बराबर सूत्र क्या, के ई क्यू बटे इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस इसी के बीच आया बल निकालना है, एक बार ये और ये, एक बार ये और ये, इसके पहले ये और ये था और ये था, बस दिमाग में थोड़ी सी रख ही रहे हो, भूल जाएगा क्या, बताइए इधर कितना आ जाएगा, के ई 9e बटे ए स्क्वायर पूरा, क्योंकि इस आवेश से इस आवेश के बीच बराबर कितना, क्योंकि संतुलन पर हो इसका मतलब नेट बल कितना होना चाहिए, बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, तो यानी ए स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, ये सही है। अब देख क्या क्या कॉमन है, के कॉमन है, ई कॉमन है और ए स्क्वायर कॉमन है, बताइए इधर कितना बचा, ऊपर ले जाओ, 16 क्यू प्लस ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, ये कॉमन 9 ई बराबर 0, क्या ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बता कितना है, 16 क्यू बराबर -9e, तो क्यू बराबर आ जाएगा -9e बटे 16, इतना चार्ज यहाँ धर दो तो ना तो ये कहीं जाएगा, ना ये कहीं जाएगा, ना ये खुद कहीं जाए, सब संतुलन पर हो जाए। बोलो, देखो एक बार फिर समझ लो, यहाँ हमने रखा Q1, यहाँ रखा Q2, यहाँ रखा Q2, ए भैया थोड़ी सुने, दोनों कहे क्या है प्लस के, बता संतुलन कहाँ मिलेगा, ए पर मिलेगा, बी पर मिलेगा, सी पर मिलेगा, ए पर, बी पर, सी पर, बी पर। अगर मान लीजिए भैया माइनस का है, ये माइनस का, बता संतुलन, अब बताइए प्लस का है, माइनस का, ए पर, बी पर, सी पर, ये वैल्यू छोटी है, Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है, तो जिधर छोटा होता है उधर तरफ यक्स मानना है। ये बहुत रेयर केस में पूछता है, 3 नंबर में पूछेगा संतुलन वाला, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ घुमाए, समझ गए ना, प्लस माइनस रखा होगा। तो अभी जो आप अंदर यक्स मान के भैया ये बल बराबर ये बल कर रहे थे, तो अभी इधर करना है, पहली बात। दूसरा, अगर हम तुमसे पूछ ले कितना आवेश रख दें, आवेश ही पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहे कहाँ पे रख दें, जब कितना आवेश पूछेगा तो तुम्हें दूरी दे के रखेगा, ये यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, इतनी दूरी पर कितना आवेश रख दिया जाए कि संतुलित हो जाए, तो फिर तुम्हें बल यहाँ चेक करना है, पहले ये बल, फिर यहाँ से सीधे ये बल बराबर कितना, याद रहेगा, चलिए ठीक है। संतुलन कितने हैं, 2, एक सूत्र क्या है, E इंटू क्यू बराबर mg, दूसरा है कहाँ रख दें और कितना रख दें, बोलो आगे आइए। आगे हेडिंग रही होंगी वैद्युत द्विध्रुव, हेडिंग नंबर 8वीं, इधर देखिए भैया, वैद्युत द्विध्रुव, ये मालिक देखो इधर खत्म करें यार इसको, वैद्युत द्विध्रुव बस थोड़ा ही बचा है, 2-3 हेडिंग। तो देखिए परिमाण में समान और प्रकृति में 2 आवेश को अल्प दूरी पर रख दो तो बनी संरचना को वैद्युत, जैसे Na प्लस Cl माइनस, क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, Na प्लस Cl, HCl, ये सब वैद्युत द्विध्रुव है। परिमाण में समान यानी एक तो प्लस क्यू ले लो, दूसरा माइनस क्यू ले लो, प्रकृति में विपरीत, जब 2 आवेशों को अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद हो गया, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत 2 आवेशों को जब अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे बढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव बात अलग है भैया, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग है, 3 हेडिंग एक जैसी हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, ये बात अलग है, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं, इसको पी से व्यक्त करते हैं, ये तो एक आकार है, संरचना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस का आवेश है, दूसरा कहेगा माइनस का है, इनके बीच की दूरी, क्योंकि इनको अलग अलग किया जा सकता है इसलिए इसको यल मान लो और इसको भी यल मान लो, क्या इनके बीच की दूरी 2l ले लीजिए, 2l दूरी है, लेकिन सवाल लगाते समय भैया इसको d रख लीजिए, 2 का कोई रोल नहीं है, कुल मिला के इनके बीच की दूरी या रखी जाती। तो बताइए किसी वैद्युत द्विध्रुव में
एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणन होता है उस गुणन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बोलो याद रहेगा? सूत्र फिर से हम बोल रहे हैं भाई साहब, सूत्र याद करो। P बराबर Q गुणे डी या P बराबर Q गुणे 2L। जब निगमन करना हो तो ये सूत्र लगाना, सवाल लगाना हो तो ये। कैसे उस टाइम पे तुम लोग भूल जाते हो यार। बोलो, निगमन करना हो तो ये लगाना है Q गुणे 2L, और अगर सवाल करना है तो भैया Q गुणे डी, क्योंकि इस 2 का कोई रोल नहीं है। जैसे मान लीजिए इसके बीच की दूरी हम 10 सेंटीमीटर दिए, आवेश की वैल्यू मान लीजिए हमने 5 कूलाम दिए। अब क्या पूछ रहे हैं कि बता P कितना है। अब यहाँ रखे तो यहाँ तुम रख देते हो 5, फिर 2 रखते हो, फिर 10 और रख देते हो, तो गड़बड़ा गया ना। जबकि 2L पूरा मिल गया 10, यानी 2 रखना ही नहीं था, इसकी जगह क्या रखना था 10। इसलिए आप ऐसा याद करो, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की वैल्यू रख लो, क्योंकि दोनों आवेशों की वैल्यू सेम होती, और उनमें से इनके बीच की दूरी क्या, P बराबर Q गुणे डी। याद हुआ? अच्छा बताइए मात्रक कितना आएगा? आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। याद हुआ? राशि कौन सी? सदिश। डायरेक्शन किधर से किधर? तो माइनस से प्लस, एक माइनस लो, दूसरा तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इसमें डायरेक्शन उल्टी चलती है, माइनस से। बस ये याद कर लेना। बीमा निकाल